ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। किस देश की सरकार द्वारा भारत के एडमिरल सुनील लांबा को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी सिंगापुर या फिर डी फिजी। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रिटायर्ड एडमिरल सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमिलंग मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन ने 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति की ओर से एडमिरल सुनील लांबा को यह पुरस्कार प्रदान किया। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस संस्था के साथ कृषि में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाबार्ड, बी एसोचैम, सी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फिर डी फिक्की। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और फिक्की ने कृषि में पीपीपी परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर परियोजना प्रबंधन इकाई के शुभारंभ से दूसरे क्षेत्रों को भी मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। पीपीपी मॉडल कृषि क्षेत्र में विकास के लिए आदर्श मॉडल हो सकता है और पीपीपी परियोजनाओं से आय बढ़ाकर किसानों को लाभान्वित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 कृषक उत्पाद संगठनों यानी एफपीओ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी विभिन्न योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। सरकार कृषक संगठन बनाने, उन्हें सशक्त बनाने, नई तकनीक उपलब्ध कराने, लाभकारी फसलों को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के अनुरूप उपज की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम के 68 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया है। ये नियम किस वर्ष बनाए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 1956, बी 1960, सी 1969 या फिर डी 1973। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम 1960 के 68 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया है। खनिज रियायत नियम यानी एमसीआर खनिज रियायतों के आवेदनों और उन्हें प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया को नियमबद्ध करता है, जैसे सर्वेक्षण करने का परमिट, संभावित लाइसेंस और खनन पट्टे। ये रियायतें खानों के संचालन यानी माइंस के जो ऑपरेशंस हैं और उनके विकास के लिए प्राथमिक जरूरतें हैं। सरकार की व्यापार सुगमता नीति यानी ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसको प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए एमसीआर में संशोधन करके 68 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसके अलावा एमसीआर के 10 प्रावधानों में जुर्माना कम किया गया है। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो सुर्खियों में है किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सीआईएसएफ से, बी आईटीबीपी से, सी सीआरपीएफ से या फिर डी एसएसबी से। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने 3 दिवसीय विशेष नक्सल विरोधी अभियान ऑक्टोपस चलाया, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। झारखंड के लातेहार के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की 106 लैंड माइंस, 360 से ज़्यादा कारतूस, कोडेक्स वायर, अमोनियम नाइट्रेट, बम और विभिन्न प्रकार के विस्फोटक बरामद किए गए। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि बूढ़ा पहाड़ घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ माओवादियों और नक्सलियों ने कदम कदम पर लैंड माइंस बिछाए हुए हैं, जिससे विस्फोट से अक्सर पूरा इलाका थर्रा जाता है। इस इलाके में माओवादियों और नक्सलियों ने पुलिस और लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र की चारों ओर से घेराबंदी भी की है। लगे हाथ आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों के
46 जिलों में अभी वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद और माओवादी हिंसा है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। आई टू हैड अ ड्रीम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी है? ए मदर टेरेसा, बी कोफी अन्नान, सी वर्गीज कुरियन या फिर डी पी साईनाथ। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। आज डॉक्टर वर्गीज कुरियन की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2012 में उनका निधन हो गया था। वो स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने देश के आर्थिक विकास, कृषि, रोजगार, सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। 1965 से 1998 तक वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। वे भारतीय श्वेत क्रांति यानी फ्लड रिवॉल्यूशन के जनक थे, जिससे भारत को विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरने में मदद मिली थी। 1960 के दशक में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी और 25 वर्षों तक चलने वाली इस परियोजना में 1700 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड ने प्रतिवर्ष 55,000 करोड़ रुपए मूल्य तक भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने में मदद दिया था, जो विश्व के किसी अन्य विकास कार्यक्रम द्वारा प्राप्त दुग्ध उत्पादन से कहीं अधिक था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1979 में धारा ब्रांड को लॉन्च करके खाद्य तेलों के व्यवसाय में भी क्रांति ला दी थी। तिलहन उत्पादकों की सहकारी परियोजनाओं से उत्पादकों और तेल के उपभोक्ताओं के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए यह काम किया गया, जिससे बिचौलियों की भूमिका घटे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तेल की कीमतों में स्थिरता लाना, खाद्य आयातों पर भारत की निर्भरता को कम करना और उत्पादन में वृद्धि के लिए तिलहन उत्पादकों को प्रोत्साहित करना था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी बहुआयामी भूमिका के चलते कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार, कृषि रत्न पुरस्कार, वॉटेलर शांति पुरस्कार और कार्नेगी फाउंडेशन पुरस्कार के साथ ही वर्ल्ड फूड प्राइज भी शामिल है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।